एक ऐसा एजेंट जो सरकार से मिशन करने के लिए बहुत सारा पैसा, एक महंगी कार, एक प्राइवेट जेट और मिशन के बाद शानदार छुट्टी की मांग करता था, उसे अचानक एक खतरनाक मिशन दिया जाता है। वह सरकार के सामने अपनी वही शर्तें रखता है जैसे वह हमेशा रखता था। यह मिशन एक खतरनाक हथियार से जुड़ा होता है। क्या वह एजेंट इस मिशन को पूरा कर पाएगा या नहीं, यही जानने को मिलेगा इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां कुछ लोग मास्क पहनकर हथियारों के साथ एक जगह पर हमला करते हैं। एक खास सरकारी शिपमेंट पर हमला कर कुछ लोग उसे चुरा लेते हैं। जैसे ही सरकार के अधिकारियों को इस बारे में पता चलता है, वे तुरंत हरकत में आ जाते हैं। इसके बाद लंदन में वे नेथन नाम के एक आदमी को बुलाते हैं। नेथन के पास कुछ खास एजेंट्स के कॉन्टैक्ट थे जिनकी मदद से वह सरकार के लिए खास मिशन पूरे करता था। जब सरकारी अधिकारी नेथन से बात करते हैं तो उसे पता चलता है कि चोरी हुआ शिपमेंट बेहद महत्वपूर्ण था। एक बड़ा आतंकवादी संगठन इसे पाने के लिए भारी रकम देने वाला था। शिपमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन उसके चोरी होने की खबर फैलते ही ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत $10 बिलियन तक पहुंच गई। अब नेथन का मिशन था किसी भी हाल में शिपमेंट को वापस लाना और यह पता लगाना कि इसे किसने चुराया। इस मिशन के लिए नेथन ने रसन नाम के एजेंट को चुना। हालांकि रसन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह हर मिशन के लिए अपनी अलग अलग मांगे रखता था, जैसे एक प्राइवेट जेट, मिशन से पहले महंगी वाइन और मिशन खत्म होने के बाद लंबी छुट्टी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि इस मिशन के लिए रसन सबसे बेस्ट एजेंट था। नेथन इस मिशन के लिए रसन को तैयार करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ रसन एक शानदार वेकेशन पर था क्योंकि उसने कई महीनों से कोई मिशन नहीं किया था। पिछला मिशन इतना कठिन था कि उसे कई तरह के डर, फोबिया हो गए थे, जिससे वह नए मिशन पर जाने से हिचक रहा था। जब नेथन रसन से मिलता है और उसे मिशन के बारे में बताता है तो रसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस मिशन के लिए उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी तो वह मान जाता है। नेथन रसन की मांग के अनुसार उसे एक प्राइवेट जेट में मिशन की जगह ले जाता है। रास्ते में रसन आराम से वाइन पीता है। लंबी उड़ान के बाद वे मैड्रिड पहुंचते हैं। वहां एयरपोर्ट पर सारा और जेजे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सारा एक शानदार हैकर थी, जबकि जेजे एक बेहतरीन स्नाइपर था। इस मिशन में टेक्निकल चीजों के साथ साथ लड़ाई भी हो सकती थी, इसलिए सारा और जेजे दोनों ही टीम के लिए बहुत जरूरी थे। हालांकि सारा के मुंहफट स्वभाव की वजह से रसन को वह बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी दौरान रसन की बातों से हमें जॉन नाम के एक और एजेंट के बारे में पता चलता है। जॉन भी रसन जितना ही काबिल था, लेकिन फिलहाल वह नेथन के प्रतिद्वंद्वी माइक के साथ काम कर रहा था। माइक की टीम भी इस शिपमेंट को हासिल करने की कोशिश में लगी थी ताकि वे नेथन की टीम से पहले मिशन पूरा कर सकें और सरकारी अधिकारियों से प्रमोशन पा सकें। अब नेथन अपनी टीम को डोनाल्ड नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताता है। डोनाल्ड एक प्रोफेसर था, लेकिन किसी वजह से उसे जबरदस्ती इस काम में शामिल किया गया था। वह एक हार्ड ड्राइव लेकर एयरपोर्ट पर आने वाला था जिसमें शिपमेंट से जुड़ी सारी जानकारी थी। अब रसन और उसकी टीम को हर हाल में माइक की टीम या आतंकवादियों से पहले उस हार्ड ड्राइव को हासिल करना था और वहां से सुरक्षित निकलना था। रसन एयरपोर्ट के अंदर से डोनाल्ड पर नजर रखने वाला था, जबकि जेजे एयरपोर्ट के बाहर से उस पर नजर रख रहा। सारा सीसीटीवी फुटेज की मदद से डोनाल्ड पर नजर रख रही थी। जल्द ही रसन की नजर भी डोनाल्ड पर पड़ जाती है, लेकिन वहां सिर्फ रसन ही नहीं बल्कि कई और टीमें भी मौजूद थीं। सरकारी अधिकारियों ने भी कुछ टीमों को भेजा था ताकि वे जल्द से जल्द हार्ड ड्राइव हासिल कर सकें और प्रमोशन पा सकें। लेकिन रसन का ध्यान सिर्फ हार्ड ड्राइव पर नहीं था, वह उन लोगों को भी पकड़ना चाहता था जो इस पूरे खेल के पीछे थे। इसी दौरान हम माइक की टीम के एक सदस्य को देखते हैं जो दूसरी टीम की कुछ लड़कियों के पास जाकर उन्हें बेहोश कर देता है। लेकिन सारा को सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था क्योंकि एक हैकर ने उसके सिस्टम को हैक कर लिया था। सारा किसी तरह अपने सिस्टम को ठीक करती है और देखती है कि दो लोग रसन को बेहोश करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। सही समय पर सारा रसन को इस बारे में बता देती है। यह सुनकर रसन तुरंत हरकत में आ जाता है और दोनों हमलावरों को टीजर गन से बेहोश कर देता है। इसी बीच माइक की टीम के दो लोग डोनाल्ड को एयरपोर्ट से बाहर ले जाते हैं। वे उससे हार्ड ड्राइव लेने ही वाले होते हैं कि तभी रसन और जेजे वहां पहुंच जाते हैं। वे दोनों हमलावरों को बेहोश कर देते हैं और डोनाल्ड को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड गाड़ी में बैठता है, उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसी समय डोनाल्ड अपनी कमजोरी के बावजूद बताने लगता है कि असल में आतंकियों ने उसकी पत्नी को किडनैप कर रखा है। उन्होंने उसे मजबूर किया था कि वह ये हार्ड ड्राइव कुछ खास लोगों तक पहुंचाए। अब तक उन आतंकियों ने सिर्फ डोनाल्ड की आवाज सुनी थी, इसलिए डोनाल्ड चाहता था कि नेथन उसकी जगह जाकर हार्ड ड्राइव डिलीवर करे, क्योंकि तभी आतंकवादी उसकी पत्नी को छोड़ने वाले थे। नेथन इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान कुछ गाड़ियां तेजी से उनकी कार का पीछा करने लगती हैं। इन गाड़ियों में माइक और उसके साथी मौजूद थे जो उन्हें रोकने के लिए आ रहे थे। माइक की टीम अब भी हार्ड ड्राइव को हासिल करना चाहती थी। तभी सारा अपनी हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस हार्ड ड्राइव के सारे डेटा को कॉपी कर लेती है।
इसके बाद वे माइक की टीम को असली हार्ड ड्राइव सौंप देते हैं। सारा की इस चालाकी की वजह से उनके पास हार्ड ड्राइव का पूरा डेटा भी बचा रहता है और माइक की टीम भी उनका पीछा छोड़ देती है। अब क्योंकि उनके पास हार्ड ड्राइव का पूरा डेटा था, नेथन अपने वादे के अनुसार उन लोगों से मिलने जाता है जो डोनाल्ड से हार्ड ड्राइव लेने वाले थे। वह वहां जाकर चुपचाप बैठा रहता है और कुछ नहीं कहता। जब वे लोग आते हैं तो वे उसके पास रखा सूटकेस उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। नेथन पहले से ही वहां एक कैमरा लगा चुका था ताकि उन लोगों की तस्वीरें रिकॉर्ड हो सकें। बाद में जब उनकी शक्लों को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि उनमें से एक आदमी बेन हैरिस था। बेन हैरिस दुनिया भर के खतरनाक आतंकियों को हथियार बेचने का काम करता था। अगर इस पूरे मामले में बेन हैरिस शामिल था तो इसका मतलब था कि ग्रेग साइमन भी इसमें जरूर शामिल होगा, क्योंकि बेन हैरिस असल में साइमन के लिए ही काम करता था। लेकिन ग्रेग साइमन तक पहुंचना आसान नहीं था। उससे सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियों में ही मिला जा सकता था। लेकिन अगर वे पार्टी में भी जाते तो भी साइमन उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए रसन एक नया प्लान बनाता है। वह प्लेन को एल शहर की तरफ ले जाने को कहता है, क्योंकि वहीं पर डैनी नाम का एक मशहूर एक्टर रहता था। डैनी साइमन का फेवरेट एक्टर था, लेकिन साइमन ने उसे कितनी भी बड़ी रकम का ऑफर दिया, फिर भी डैनी कभी उससे मिलने नहीं गया। अब रसन का प्लान यह था कि वे डैनी के जरिए साइमन तक पहुंचेंगे, लेकिन नेथन को समझ नहीं आ रहा था कि रसन डैनी को साइमन से मिलने के लिए कैसे मनाएगा। रसन ने नेथन से कहा कि सब कुछ उस पर छोड़ दो। अगले दिन जब डैनी अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके अपने प्राइवेट प्लेन में लौटता है तो रसन पहले से ही वहां बैठा होता है। रसन पहले डैनी को अपने मिशन के बारे में बताता है। यह सुनकर डैनी डर जाता है और साफ मना कर देता है कि वह इस मिशन का हिस्सा नहीं बनेगा। तभी रसन डैनी और उसकी भाभी का एक अश्लील वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है। अगर वह वीडियो सबके सामने आ जाता तो डैनी का करियर बर्बाद हो जाता। अब अपने करियर और नाम बचाने के लिए डैनी इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए मान जाता है। इसके बाद वे लोग फ्रांस की एक बड़ी क्रूज पार्टी में जाते हैं। डैनी वहां सारा को अपनी गर्लफ्रेंड और रसन को अपना मैनेजर बनाकर ले जाता है। जैसे ही साइमन की नजर उन पर पड़ती है, वह तुरंत ही डैनी के पास आकर उससे बातचीत करने लगता है। उसी समय सारा इस मौके का फायदा उठाकर पार्टी से नीचे मीटिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर में वहां बेन हैरिस का साथी अलेक्जेंडर और साइमन एक मीटिंग करने वाले थे। इस दौरान वे लोग शिपमेंट में मौजूद हथियार खरीदने वाले लोगों के नाम भी ले सकते थे। इसीलिए सारा उस रूम में चुपके से एक माइक्रोफोन लगा देती है ताकि वह उन लोगों की बातें रिकॉर्ड कर सके और असली खरीदार का नाम पता चल सके। माइक्रोफोन को पूरी तरह से सेट करने के लिए सारा को कुछ देर वहां रुकना पड़ता है, क्योंकि जे अपने फोन से उस माइक्रोफोन को कनेक्ट कर रहा था। सारा यही कर रही होती है कि अचानक बेन हैरिस उस रूम में आ जाता है। सारा को उस रूम में देखकर बेन हैरिस बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसे सारा पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। सारा ने पूरे हालात को अच्छे से संभाल लिया था और जैसे ही माइक्रोफोन का सेटअप पूरा होता है वह तुरंत वहां से ऊपर चली जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने साइमन के फोन को भी हैक कर लिया था। दूसरी तरफ नेथन और जे एक कमरे में होते हैं जब उन्हें अचानक से पता चलता है कि माइक का एक आदमी भी वहां मौजूद है। वे जैसे ही यह बात रसन को बताते हैं, रसन तुरंत हरकत में आ जाता है। वह उस आदमी को पकड़कर गुप्त तरीके से बेहोश कर देता है और बाद में उसे समुद्र में फेंक देता है। उधर डैनी अभी भी साइमन की बातें सुन रहा होता है। बातों बातों में डैनी साइमन से झूठ बोल देता है कि वह अपनी अगली फिल्म वेपन माफिया के ऊपर बनाने वाला है। साइमन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वह डैनी और सारा को टर्की में अपने मैशन बड़े घर में इनवाइट करता है। साइमन चाहता था कि डैनी वहां आकर उसकी लाइफस्टाइल को देखे और समझे कि असली वेपन माफिया कैसे रहते हैं। उसी समय साइमन के कुछ और दोस्त वहां आ जाते हैं, जिनमें एलेक्जेंडर नाम का एक खास आदमी भी शामिल था। वे लोग बेन हैरिस के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं, जिससे बेन थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे परेशान देखकर रसन तुरंत वहां पहुंचता है और सारा और डैनी को एक बोट में बैठाकर वहां से ले जाता है। थोड़ी देर बाद एलेक्जेंडर और साइमन मीटिंग रूम में बातचीत करते हैं, लेकिन वे जानबूझकर खरीदार बायर का नाम नहीं लेते। साइमन सिर्फ डील को सही से मैनेज करने की बात करता है। यह सुनकर नीचे बैठे नेथन और जे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वे लोग काफी देर से बायर का नाम जानने के लिए वहां छिपे हुए थे। अगली योजना जब वे वापस आते हैं तो किसी को समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना चाहिए। तभी रसन एक प्लान बनाता है। वह रात में एलेक्जेंडर के घर जाकर उसके कंप्यूटर में एक हैकिंग वायरस डालने का फैसला करता है। इससे बाद में उन्हें बायर का नाम पता चल सकता था। रसन सबसे पहले एलेक्जेंडर के घर के बाहर लगे एयर फिल्टर में बेहोशी की दवा मिला देता है। इससे अंदर के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर वह चुपचाप अंदर जाकर एलेक्जेंडर के कंप्यूटर में वायरस डालता है।
सिर्फ यही नहीं, वह वहां से बहुत सारा सामान भी चुरा लेता है ताकि अगर किसी को गैस वाली बात पता भी चले तो सबको लगे कि यह सिर्फ एक मामूली चोरी। अब क्या होगा? सब कुछ करने के बाद रसन वहां से निकल ही रहा होता है कि रसन के सामने दो गार्ड आ जाते हैं जो बाहर गश्त कर रहे थे। लेकिन रसन तो रसन था, वह बिल्कुल भी नहीं डरता। वह दोनों गार्ड्स को अच्छे से पीटता है और बाहर निकल जाता है। बाहर सारा एक वैन में उसका इंतजार कर रही थी। फिर वे जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन सबको पता चल गया था कि रात में अलेक्जेंडर के घर में चोरी हुई थी। चोर रसन ने उनके दो गार्ड्स को बहुत बुरी तरह मारा। इस खबर के बाद कसीम नाम का एक पुलिस ऑफिसर साइमन को कॉल करके इस बारे में बात करता है। अब वे अपनी डील कंप्यूटर के जरिए नहीं बल्कि आमने सामने करने वाले थे। यह सुनकर रसन की टीम को बहुत बड़ा झटका लगता है। नई योजना, अब डेनी और सारा डिसाइड करते हैं कि उन्हें साइमन के घर पर जाना ही। कसीम टर्की पुलिस फोर्स का एक करप्ट ऑफिसर था जो शायद बेन हैरिस को बायर्स, खरीदारों से मिलवाने वाला था। क्योंकि वो लोग साइमन से हथियार खरीद रहे थे, इसलिए रसन और उसकी पूरी टीम सीधा टर्की पहुंच जाती है। साइमन का मेंशन और सारा का मिशन, सारा और डेनी साइमन के शानदार मेंशन में चले जाते हैं। उधर रसन और जेजे कसीम पर नजर रख रहे थे। जैसे ही सारा साइमन के सामने जाती है, साइमन डेनी के सामने ही उस पर लाइन मारने लगता है। बाद में साइमन डेनी को अपनी कार कलेक्शन दिखाने ले जाता है, जहां डेनी की फेवरेट कार भी। जब साइमन को यह पता चलता है कि डेनी को यह कार बहुत पसंद है तो वह उसे तोहफे में दे देता है। सारा का हैकिंग प्लान। उसी समय सारा मौके का फायदा उठाकर साइमन के कमरे में चली जाती है। उसने पहले ही वहां के सीसीटीवी कैमरों को हैक कर दिया था। अब वह साइमन के कंप्यूटर को हैक करके शिपमेंट से जुड़ी सारी जानकारी देखने लगती है। लेकिन तभी सारा को एक चौंकाने वाली चीज दिखती है। साइमन ने उस शिपमेंट में से सिर्फ एक AK-47 खरीदी थी। ये बात बहुत अजीब थी और सारा को लगने लगा कि शायद वे गलत इंसान का पीछा कर रहे हैं। रसन को अपने तजुर्बे पर भरोसा था। रसन अपने तजुर्बे पर पूरा भरोसा रखता था। वह जेजे के साथ बैठा होता है, तभी उसे माइक और उसके साथी वहां नजर आते हैं। उसी समय कसीम से मिलने के लिए बेन हैरिस वहां पहुंचता है। बेन कसीम से बात करते हुए एक अखबार उठाता है और फिर कहीं जाने लगता है। बेन हैरिस का पीछा और रसन की चालाकी। रसन बेन हैरिस का पीछा करने लगा और उसका फोन हैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेन को जल्दी ही शक हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वह एक ऊंची इमारत की लिफ्ट में चढ़कर ऊपर चला गया। रसन पर हमला और जबरदस्त फाइट। बेन ने अपने गुंडों को नीचे भेज दिया ताकि वे रसन की पिटाई कर सकें, लेकिन रसन ने उल्टा उन सभी की धुलाई कर दी और बिल्डिंग के ऊपर जाने लगा। बेन की चाल और रसन की चालाकी। ऊपर पहुंचकर बेन हैरिस ने एक आदमी को नीचे गिराकर अपनी मौत का नाटक किया। लेकिन जैसे ही रसन ऊपर पहुंचा, बेन ने उसे धक्का देने की कोशिश की। रसन पहले से तैयार था, उसने बेन को ही नीचे धक्का देकर खत्म कर दिया। मिशन पूरा। बेन हैरिस का फोन मिल गया। अब रसन और उसकी टीम के पास बेन हैरिस का फोन था जिसमें जरूरी सबूत मिल सकते थे। रसन की नई चाल, बेन हैरिस की पहचान अपनाना। अब बेन हैरिस मर चुका था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ी डील कंफर्म करनी थी। अच्छी बात यह थी कि जिन लोगों से डील होनी थी उन्होंने कभी बेन हैरिस को देखा नहीं था, इसलिए रसन ने बेन हैरिस की जगह खुद जाने का फैसला किया। सारा की स्मार्टनेस, फेक वॉइस सेटअप। सारा ने बेन हैरिस की आवाज को कॉपी करके फोन में ऐसा सेटअप कर दिया, अगर कोई भी रसन को कॉल करेगा तो सामने वाले को बेन हैरिस की ही आवाज सुनाई देगी। डील के दौरान रशियन माफिया की एंट्री। डील के समय बहुत सारे रशियन माफिया वहां पहुंचे क्योंकि वे शिपमेंट खरीदने वाले थे। लेकिन डील को पूरा करने के लिए 16 डिजिट का पेमेंट कोड चाहिए था जो सिर्फ साइमन को पता था। रसन का प्लान, साइमन को बेवकूफ बनाना। रसन ने बेन हैरिस के फोन से साइमन को कॉल किया और उससे 16 डिजिट कोड पूछने लगा। सारा और ऑर्सन का मास्टर प्लान, आखिरी चाल। सारा ने पहले ही ऑर्सन की आवाज को हैक करके बेन हैरिस की आवाज बना दी थी, इसलिए साइमन को उन पर कोई शक नहीं हुआ और उसने खुशी खुशी 16 डिजिट का कोड दे दिया। अब ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका था, लेकिन तभी दो गार्ड वहां आ गए जिन्हें ऑर्सन ने अलेक्जेंडर के घर में पीटा था। उन्होंने ऑर्सन को पहचान लिया, जिससे सभी माफियाओं ने उस पर गन तान ली। जेजे का जबरदस्त स्नाइपर अटैक। इसी बीच पीछे से जेजे अपने स्नाइपर के साथ तैयार बैठा था। उसने एक एक करके सभी माफियाओं को मार गिराया। ऑर्सन ने भी अपनी गन निकाली और कई दुश्मनों को ढेर कर दिया। अब वो लोग शिपमेंट उठाकर वहां से भागने लगे। सारा और डैनी की टाइमिंग। जेजे ने तुरंत सारा और डैनी को मैसेज भेजा कि वे साइमन के मिशन से निकल जाएं। सारा और डैनी ने बिल्कुल वैसा ही किया और फौरन वहां से भाग गए। माइक का धोखा और ऑनर्सन की लड़ाई। ऑनर्सन अभी भी रशियन माफिया के गुंडों से भाग रहा था और ऊपर से माइक हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसा रहा। ऑर्सन को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, माइक भी नीचे आ गया। माइक ने रशियन माफिया के आदमियों को मार दिया और शिपमेंट ले लिया। उसने अपने कुछ गुंडों को छोड़ दिया ताकि वे ऑनर्सन को मार सकें। अब ऑनर्सन को समझ में आ गया कि माइक असल में शिपमेंट सरकार के लिए नहीं बल्कि अपने किसी प्राइवेट क्लाइंट के लिए हासिल करना चाहता था। जेजे की शानदार एंट्री माइक के जाते ही उसके गुंडे ऑनर्सन को मारने ही वाले थे कि पीछे से जेजे
अपने स्नाइपर से सभी को मार गिराता है और ऑनरसन की जान बचा लेता है। साइमन को सच्चाई पता चलती है। अब तक साइमन को भी सारा और डैनी के खेल के बारे में पता चल गया था। उसने अपने आदमियों को उनके पीछे लगा दिया। सारा ने चलती हुई गाड़ी में अपनी शूटिंग स्किल दिखाई और साइमन के कई गुंडों को मार गिराया। टनल में टीम की मुलाकात भागते भागते सारा और डैनी एक टनल में पहुंच गए और थोड़ी देर में वहीं पर ऑर्सन और जेजे भी आ पहुंचे। वे लोग उसी हेलीकॉप्टर में आए थे जिसमें माइक के साथ सारा और डैनी भी जाने वाले थे। जैसे ही सारा और डैनी अपनी गाड़ी से बाहर निकले, वे लोग टनल की तरफ मिसाइल छोड़ देते हैं, जिससे अंदर मौजूद सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं। फिर सारा और डैनी जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वे सब वहां से एक सुरक्षित जगह की ओर निकल जाते हैं। उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि उस शिपमेंट में किस तरह का हथियार था, इसलिए वे साइमन को ब्लैकमेल करके उस शिपमेंट के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। साइमन के घर जाने के बाद सारा, डैनी और ऑर्सन उसे ब्लैकमेल करते हैं। साइमन मान जाता है और उन्हें उन लोगों के बारे में बताता है जो उस हथियार को खरीदने वाले थे। वे लोग टेंट और आर्नोल्ड थे। वे उस शिपमेंट को इसलिए चाहते थे क्योंकि उसमें एक खतरनाक एआई हथियार था। इस हथियार की मदद से वे सरकार को ब्लैकमेल कर सकते थे ताकि पूरी दुनिया की करेंसी खत्म कर दी जाए और केवल सोने, गोल्ड को ही करेंसी बना दिया जाए। असल में आर्नोल्ड और टेंट के पास बहुत बड़ी मात्रा में सोना था और वे इसे इस्तेमाल करना चाहते थे। वे यह सब इसलिए करना चाहते थे ताकि वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं। साइमन को अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वह रिसन और उसकी पूरी टीम को सीधे आर्नोल्ड और टेंट के इलाके में ले जाता है। वहीं थोड़ी देर में माइक भी शिपमेंट लेकर पहुंचने वाला था। जब माइक वहां पहुंचता है तो नी और साइमन ऊपर जाकर ट्रेंट और आर्नोल्ड से बातचीत करने लगते हैं। नीचे जीजी और ऑरिसन बिल्डिंग में घुस जाते हैं और एक एक करके माइक, ट्रेंट और आर्नोल्ड के सारे गार्ड्स को मारते जाते हैं। जहां माइक, ट्रेंट और आर्नोल्ड की डील होने वाली थी, वहां साइमन कुछ ऐसा बोल देता है जिससे दोनों गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर साइमन और डैनी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन साइमन की बातों की वजह से माइक के ग्रुप और आर्नोल्ड, ट्रेंट के ग्रुप के बीच गन फाइट शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान सभी लोग मारे जाते हैं। जब रिसन ऊपर जाता है तो उसे वहां कोई भी जिंदा नहीं मिलता। वह शिपमेंट लेकर चुपचाप नीचे आने लगता है, लेकिन अचानक माइक उस पर हमला कर देता है क्योंकि वह अब भी जिंदा था। रिसन तुरंत माइक पर हमला करता है और उसे मार देता है। इसके बाद वह नीचे आ जाता है जहां सारा और जेजे एक गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अगले दिन वे तीनों शिपमेंट को नेथन को सौंप देते हैं। नेथन इसे देखकर बहुत खुश होता है और चाहता है कि यह टीम उसके लिए एक और मिशन करे, लेकिन ऑर्सन, सारा और जेजे इस बार इनकार कर देते हैं और वेकेशन पर चले जाते हैं। इसके साथ ही यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आगे भी ऐसी मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूंगा।